हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये घटना चक्र पॉलिटी का डिस्कशन है जिसमें आज का टॉपिक है राज्य एवं संघ राज क्षेत्र। काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, रिवाइज करते रहिएगा। सबसे पहले इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, इसके बाद इस पर आधारित अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों को एनालिसिस करेंगे। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा दो स्वतंत्र एवं पृथक प्रभुत्व वाले देश भारत तथा पाकिस्तान का निर्माण किया गया। याद रखिएगा, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा दो स्वतंत्र एवं पृथक प्रभुत्व वाले देश भारत तथा पाकिस्तान का निर्माण किया गया। देशी रियासतों के समक्ष तीन विकल्प प्रस्तुत किए गए। पहला विकल्प था कि भारत में ये शामिल हो जाए, दूसरा या तो पाकिस्तान में शामिल हो जाए या स्वतंत्र रहे। भारतीय सीमा के अंतर्गत 552 देशी रियासतें थी। कितनी? 552, जिनमें से 549 भारत में शामिल हो गई, जबकि शेष तीन भारत में शामिल होने से मना कर दिया। ये जो तीन देशी रियासतें थीं, हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर, याद रखिएगा, इन तीनों को बाद में शामिल कर लिया गया भारत में। तो हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के द्वारा, जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा और कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा। याद रखिएगा, हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के द्वारा, जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा और कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा भारतीय संघ में शामिल किया गया। यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। संविधान के तहत भारतीय संघ के राज्यों या क्षेत्रों को चार भागों में वर्गीकृत किया गया था। भाग क में वे राज्य शामिल थे जहां ब्रिटिश भारत में गवर्नर का शासन था। भाग ख में राज्य विधानमंडल के साथ शाही शासन था। भाग ग में ब्रिटिश भारत के मुख्य आयुक्त का शासन था और भाग घ में अकेले अंडमान निकोबार द्वीप को रखा गया था। संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार अगर बात करें तो भारत यानी इंडिया राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 2 के तहत अगर बात करें तो भारतीय संघ में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 3 नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों और सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने का जो शक्ति होगी उस संसद को होगी। तो अनुच्छेद 1 के तहत अगर बात करें तो भारत यानी इंडिया राज्यों का संघ होगा। आर्टिकल 2 में भारतीय संघ में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना की जो शक्ति है संसद को है। अनुच्छेद 3 के तहत अगर बात करें तो नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं और नामों में परिवर्तन करने की जो शक्ति हो उस संसद को है। संसद साधारण बहुमत से नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। भारतीय संविधान संसद को यह अधिकार देता है कि वह नए राज्य बनाने, उसमें परिवर्तन करने और नाम बदलने या सीमा में परिवर्तन के संबंध में बिना राज्यों के अनुमति के कदम उठा सकती है, वो ऐसा कार्य कर सकती है। इसके लिए अगर बात करें तो संविधान संशोधन को अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। वर्तमान में भारतीय संघ में 28 राज्य और 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं। संसद संविधान में संशोधन करके ही किसी भारतीय भूभाग को किसी अन्य देश को सौंप सकती है। जून 1948 में भारत सरकार ने एस.के. धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की। याद रखिएगा, इस आयोग ने एस.के. धर की अध्यक्षता में जो भाषाई प्रांत आयोग थी, इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 1948 में पेश की और आयोग ने राज्यों को पुनर्गठन भाषाई आधार के बजाय प्रशासनिक सुविधा के अनुसार किए जाने की सिफारिश की, रिकमेंड किया। दिसंबर 1948 में कांग्रेस के द्वारा एस.के. धर कमीशन की अनुशंसाओं का अध्ययन करने के लिए जे.वी.पी. समिति का गठन किया गया। इसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया शामिल थे, इसीलिए इसको जे.वी.पी. समिति कहा जाता है। अप्रैल 1949 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में इस समिति ने औपचारिक रूप से अस्वीकार किया कि राज्यों के पुनर्गठन, याद रखिएगा, अगर बात करें तो इसने स्वीकार किया कि राज्यों का पुनर्गठन का आधार भाषा होनी चाहिए। राज्यों के पुनर्गठन का आधार भाषा होना चाहिए, इसने मतलब कि इस समिति ने औपचारिक रूप से अस्वीकार किया। हालांकि पोटी श्रीरामुलु की
56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद मृत्यु के कारण अक्टूबर 1953 में भारत सरकार को भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन करना पड़ा। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला देश का पहला राज्य है। कौन? आंध्र प्रदेश। स्वतंत्रता के बाद जस्टिस फजल अली की अध्यक्षता में एक नए राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 में हुआ और इस आयोग के दो अन्य सदस्य थे, के एम पणिकर और एच एन कुंजरू। के एम पणिकर और एच एन कुंजरू, याद रखिएगा। इसी आयोग की कुछ अनुशंसाओं को राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में लागू किया गया। नए राज्यों का जो गठन है, जैसे आंध्र प्रदेश का गठन 1 अक्टूबर 1953 में, गुजरात का मई 1960 में, नागालैंड का दिसंबर 1963 में, हरियाणा का नवंबर 1966, हिमाचल प्रदेश का जनवरी 1971, मेघालय का भी 1972 जनवरी में ही गठन किया गया था, मणिपुर का भी जनवरी 1972 में और त्रिपुरा का भी जनवरी 1972 में, सिक्किम का 1975 में, मिजोरम 1987, अरुणाचल प्रदेश का भी 1987 में ही गठन किया गया। गोवा का 1987 में गठन हुआ। छत्तीसगढ़, ठीक है, याद रखिए, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, इन तीनों को वर्ष 2000 में जो है गठित किया गया था और तेलंगाना जो है लेटेस्ट है 2014 में। पहला प्रश्न है, संघ और उसके अधिकार क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संघ और उसके अधिकार क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत 28 राज्यों और 8 संघ शासित प्रदेशों से बना है। क्या यह सही है? बिल्कुल। भारत राज्यों का एक संघ है जो एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष संसदीय व्यवस्था की सरकार वाला लोकतांत्रिक गणराज्य है। पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट सही है। इसके बारे में अगर बात करें, वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 संघ शासित प्रदेश हैं, तो पहला जो स्टेटमेंट सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1(1) के अनुसार भारत यानी इंडिया राज्यों का संघ होगा तथा संविधान की प्रस्तावना के तहत भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य निर्धारित किया गया। साथ ही भारत में सरकार की संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है। सेकंड प्रश्न है, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से किया गया है? संविधान में हमारे राष्ट्र का जो उल्लेख है किन नामों से किया गया है? भारत तथा इंडिया। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख दो नामों भारत तथा इंडिया के रूप में किया गया है। अनुच्छेद 1(1) उल्लेख करता है कि भारत यानी इंडिया राज्यों का संघ होगा। इसके बाद थर्ड नंबर है, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है। क्या है? संविधान के आर्टिकल 1 के अनुसार जो भारत है आपको बताना है। तो संविधान के अनुच्छेद 1 में निर्धारित किया गया है कि भारत यानी इंडिया राज्यों का संघ होगा, राज्यों का यूनियन, यानी डी ऑप्शन। देखिए, भारत के राज्य क्षेत्रों में पहला जो है राज्यों के राज्य क्षेत्र, दूसरा संघ राज्य क्षेत्र और तीसरा ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं समाविष्ट होंगे। तो भारत के राज्य क्षेत्रों में पहला राज्यों के राज्य क्षेत्र, दूसरा संघ राज्य क्षेत्र और तीसरा ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं समाविष्ट होंगे, शामिल होंगे। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के नाम तथा प्रत्येक के अंतर्गत आने वाले राज्य क्षेत्रों का वर्णन संविधान की प्रथम अनुसूची में किया गया है। 4 नंबर है, संविधान के निम्नांकित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? संविधान के निम्नांकित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नए राज्य बनाने का अधिकार है? तो आपको मालूम है सही जवाब क्या होगा, कमेंट में बताइए। तो किस प्रावधान के अंतर्गत? तो आर्टिकल 3 सी ऑप्शन, अनुच्छेद 3 के तहत। देखिए, अगर बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों के निर्माण, उनके क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन का अधिकार भारतीय संसद में निहित है, जबकि अनुच्छेद 1 के तहत संघ का नाम और राज्य क्षेत्र और अनुच्छेद 2 के तहत भारतीय संघ में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना की शक्ति संसद को प्रदान की गई है।
प्रश्न संख्या 5 है, नए राज्य के गठन की जो शक्ति निहित है किसमें है? नए राज्यों के गठन की जो शक्ति है किसमें निहित है? शुरू में ही हम लोगों ने डिस्कस किया था, सही जवाब है संसद में। ये जो शक्ति है संसद को दी गई है, ऑप्शन ए। 6 नंबर है, भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है? भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है? इसका सही जवाब हो जाएगा संसद को, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 7 नंबर है, एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने या नए राज्यों की स्थापना करने की कार्यपालिका शक्ति या कार्यपालिकीय शक्ति निम्नलिखित में से किससे प्राप्त है? नए राज्य को संघ में सम्मिलित करने या नए राज्यों की स्थापना करने की कार्यपालिका शक्ति निम्नलिखित में से किससे प्राप्त है? तो सेम प्रश्न सेम जवाब, संसद को। थोड़ा सा जोर दीजिए, कमेंट कीजिए। प्रश्न संख्या 8 है, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? भारतीय संघ के अंतर्गत अगर बात करें तो किसी राज्य को मिलाने का जो अधिकार है वो किसको दिया गया है? सही जवाब हो जाएगा संसद को, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 9 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नए राज्यों के निर्माण के बारे में सही नहीं है? कौन सा कथन नए राज्यों के निर्माण के बारे में सही नहीं है? 4 स्टेटमेंट है, आपको बताना है इनमें से कौन सही नहीं है। देखिए, अगर चारों स्टेटमेंट को आप एनालिसिस कीजिएगा तो इसमें जो तीसरा स्टेटमेंट है ऑप्शन सी, उसको देख लेते हैं। इस प्रकार की विधि को अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन समझा जाएगा, जो कि सही नहीं है। संशोधन 368 के तहत समझा नहीं जाएगा, हम लोगों ने डिस्कस किया था इसके बारे में। नए राज्यों के निर्माण के लिए विधि के लिए अनुच्छेद 368 के तहत विशेष प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती है, ठीक है। यानी संसद साधारण बहुमत से नए राज्यों का निर्माण कर सकती है तथा संविधान के अनुच्छेद 42 के अनुसार इस प्रकार की विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन नहीं समझी जाती है। अन्य विकल्पों के जो कथन है नए राज्यों के निर्माण में जो है सही है, नए राज्यों के निर्माण के संदर्भ में राइट है। प्रश्न संख्या 10 है, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो साधारण बहुमत, याद रखिएगा। 11 नंबर है, भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है, तो संसद में साधारण बहुमत के द्वारा, बी ऑप्शन। 12 नंबर है, कथन ए कह रहा है कि भारत संघ नहीं है, कारण किसी भी राज्य का क्षेत्र सीमा नाम उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तन करने की जो शक्ति है वो संसदीय मतलब कि संसद को प्राप्त है, या इसकी जो शक्ति है संसद को दी गई है। तो आप बताइए इन दोनों में से कौन सा कथन सही है? पहला, भारत संघ नहीं है, पहला जो कथन है ये गलत हो जाता है। डी जो है सही है, किसी भी राज्य का क्षेत्र सीमा नाम उसकी सहमति के बिना भी, ठीक है, राज्य का जो क्षेत्र है सीमा या नाम जो है उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तन करने की जो शक्ति दी गई है संसद को दी गई है, ये सही है, तो आर सही है। यानी जो सही ऑप्शन हो जाएगा ए गलत और आर सही, डी ऑप्शन। संविधान का अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट है। किसी राज्य के क्षेत्र सीमा या नामों में परिवर्तन के लिए राज्य के विधानमंडल का विचार प्रकट करना अनुच्छेद या आर्टिकल 3 के प्रांतुक के तहत अपेक्षित है, किंतु इस संदर्भ में राज्य विधानमंडल के विचार संसद पर बाध्यकारी नहीं है। संसद बिना राज्यों के सहमति के जो है ऐसा संशोधन कर सकती है। 13 नंबर है, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए किसकी सहमति की जरूरत होती है या आवश्यकता होता है? संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए सहमति की आवश्यकता है, तो
राज्यों की सहमति की आवश्यकता, राज्यों की नहीं, किसके लिए? तो सीमाओं को बदलने के लिए या नामों में परिवर्तन करने के लिए, ठीक है, राज्यों की नहीं, राज्यों की सहमति की जरूरत नहीं है, यानी डी ऑप्शन। किसकी मतलब कि सहमति की जरूरत नहीं है? राज्यों की। 14 नंबर है, कथन ए कह रहा है कि अभिकथन जो ए है, किसी राज्य की सीमा बदलने की सिफारिश राष्ट्रपति संसद को जो है देता है, और इसके लिए राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल के द्वारा उस प्रस्ताव पर विचार एक खास अवधि के भीतर प्राप्त करते हैं। कारण, राष्ट्रपति को उस राज्य विधानमंडल का प्रस्ताव मानना अनिवार्य नहीं है। तो देखिए, अगर बात करें तो ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। देखिए, अगर बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद विधि के द्वारा नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन कर सकती है। इसी अनुच्छेद के परंतु के अनुसार इस प्रयोजन के लिए कोई विधेयक संसद में राष्ट्रपति के सिफारिश से ही प्रस्तुत किया जा सकता है। यदि यह विधेयक वर्तमान राज्यों, यदि यह विधेयक है वर्तमान राज्यों में से किसी के क्षेत्र, सीमा या नाम में परिवर्तन करता है, तो ऐसे विधेयक पर राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल से उस प्रस्ताव पर विचार एक खास अवधि के भीतर प्राप्त करते हैं। हालांकि अगर बात करें तो इस संबंध में राज्य विधानमंडल के विचार राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है। राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर राज्य विधानमंडल के द्वारा विचार न प्रस्तुत करने की स्थिति में भी उस विधेयक को संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है। 15 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? तो सही जवाब है डी ऑप्शन, एक राज्य संघ क्षेत्र, एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा, एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा, ऐसा संवैधानिक उपबंध नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार अगर बात करें तो किसी राज्य की सीमाएं बदलने के लिए या नए राज्यों का निर्माण या उनके नाम में परिवर्तन करने का जो अधिकार है केवल संसद को दिया गया है, राज्यों को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रश्न संख्या 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून के द्वारा संभव नहीं है? कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून के द्वारा संभव नहीं है? कानून के द्वारा संभव नहीं है तो नए राज्यों का प्रवेश, डी ऑप्शन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों के निर्माण, उनके क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन का जो अधिकार है भारतीय संसद में निहित है, विधि निर्माण के द्वारा निहित है, जबकि अनुच्छेद 2 के तहत संसद विधि के द्वारा भारतीय संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकती है। प्रश्न संख्या 17, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सही है। तो इसमें जो है 3 स्टेटमेंट है, इसमें से जो सही है, पहला कि संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट शब्द प्रयुक्त हुआ है क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है, बिल्कुल सही। दूसरा स्टेटमेंट है, एसके धर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन के लिए भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी, बिल्कुल सही। पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पटाभी सीतारामैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थी, यानी तीनों सही है, डी ऑप्शन। डॉक्टर अंबेडकर के शब्दों में संविधान में प्रयुक्त यूनियन ऑफ स्टेट्स शब्द का अर्थ है संघ राज्य समझौता का परिणाम नहीं होने के कारण किसी भी राज्य को संघ से विलग होने का अधिकार नहीं है। एसके धर आयोग ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध करते हुए इसमें प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी। 1948 में गठित पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पटाभी सीतारामैया की कमेटी ने अप्रैल 1949 में प्रस्तुत अपनी संस्तुतियों में राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार को अस्वीकृत किया था। 18 नंबर है, भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए, अगर बात करें तो पहला है, भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, ठीक है।
भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। पहला स्टेटमेंट क्या सही है? बिल्कुल सही है। दूसरा, अलग होने की मात्र वकालत करने पर अलग होने की मात्र वकालत करने पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा मिलेगी। तो दूसरा स्टेटमेंट जो है सही नहीं है, पहला सही है। भारतीय संविधान के तहत राज्यों के संघ की स्थापना की गई है, जिसमें राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। संघीय संसद ही संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकती है तथा राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या नामों में परिवर्तन कर सकती है, या राज्यों के भागों को अलग करके या मिला करके नए राज्यों का निर्माण कर सकती है, लेकिन संविधान के तहत किसी राज्य को संघ से पृथक हो सकने या कर सकने का अधिकार नहीं दिया गया है। इसीलिए पहला कथन सही है। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 19(1) क के तहत सभी नागरिकों को वाक्य स्वतंत्रता यानी बोलने के जो अधिकार है, जो स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का मूल अधिकार प्राप्त है, लेकिन इस अधिकार के प्रयोग पर भारत की प्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार के हितों में, या न्यायालय अवमानना, मानहानि या अपराध उद्दीपन के संबंध में युक्ति युक्त निर्बंधन राज्य विधि के द्वारा आरोपित कर सकता है। भारत से अलग होने की मात्र वकालत करना भी संबंधित विधि के तहत अपराध माना जा सकता है। 19 नंबर है, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए? राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए? इसका सही जवाब क्या होगा बताइए? इसका सही जवाब हो जाएगा 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य। 14 राज्य और 6 संघ राज्य। स्वतंत्रता के बाद नए राज्यों के निर्माण के लिए फजल अली की अध्यक्षता में एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ, जिसकी सिफारिशों के आधार पर अधिनियम 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य क्षेत्र स्थापित किए गए। आंध्र प्रदेश स्वतंत्रता के पश्चात भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य था। प्रश्न संख्या 20 है, 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा कितने राज्य और संघीय क्षेत्रों की स्थापना की गई? 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा कितने राज्य और संघीय क्षेत्रों की स्थापना की गई? तो 14 राज्य और 6 संघीय क्षेत्र। 14 राज्य और 6 संघीय क्षेत्र। 21 है, भारत में कितने राज्य और संघीय प्रदेश हैं? भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं? तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। प्रश्नकाल के दौरान संविधान की प्रथम अनुसूची के अनुसार भारत में 28 राज्य और 7 संघ राज्य क्षेत्र थे। 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य के गठन के बाद भारत में कुल 29 राज्य और 7 संघ राज्य क्षेत्र हो गए। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को संघ राज्य क्षेत्र घोषित किए जाने के उपरांत कुल 28 राज्य और 9 संघ राज्य क्षेत्र हो गए। इसके बाद दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव के एकीकरण के बाद संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या 26 जनवरी 2020 से 8 हो गई। यानी वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं। वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं, याद रखिएगा। इसी के साथ आज का जो सेशन है समाप्त करते हैं। बचे हुए जो प्रश्न है नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। आप अपना प्रतिक्रियाएं देते रहें, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, ज्वाइन कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।